हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि जो कि जीएस परीक्षा से संबंधित हैं, जीएस के प्रश्न पत्र से संबंधित हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से एक छोटा सा निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 वीडियो जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं लेकर आते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की इस क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्यादवाद स्यादवाद एक सिद्धांत है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या भागवत धर्म का? अगर स्यादवाद की बात करें तो स्यादवाद जो है ये जैन धर्म के दर्शन का एक मूल आधार है। जैन धर्म के दर्शन का जो मूल आधार है वो स्यादवाद है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? अशोक ने शिलालेखों की परंपरा भारत में आरंभ की थी, आप सभी लोगों को पता होगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि अशोक ने जो कलिंग विजय की, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो पूछा गया है प्रश्न कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? 9वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में? तो अशोक के कलिंग विजय की अगर बात करें तो इसका जो प्रमाण है या इसका जो वर्णन है यह 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय जो जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इतिहास विषय का, स्टार लगा लीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर और किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? तो सल्तनत कालीन वह कौन सा शासक था जिसने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था और जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो सल्तनत कालीन एक ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें, हिंदू आस्था का बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, कोणार्क में, चेन्नई में या मदुरै में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मदुरै में। मदुरै जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है और ये हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर माना जाता है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कठपुतली लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है और प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का है या हिमाचल प्रदेश का है? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो कठपुतली जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य है, महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। वहाँ पर कठपुतली नृत्य जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं? भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार या ये सभी? तो सर्वोच्च पुरस्कार की अगर बात करें जो कि भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी पुरस्कार जो हैं ये सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, भारत रत्न आदि शामिल हैं। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है?
लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है, या लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, या मदर टेरेसा को? तो लेडी विद द लैम्प का अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर जो हैं ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, या आंध्र प्रदेश में? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर हैं जो चंदेल शासकों ने संभवतः बनवाए थे। प्रश्न पूछा है कि ये कहाँ पर अवस्थित हैं, तो इनकी स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, या राजमहल की पहाड़ियों पर, या उपरोक्त सभी पर? तो अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं ये शिवालिक पहाड़ी पर पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियों पर ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला और 10वां नंबर प्रश्न मित्रों पूछा गया है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? निम्न में से किसमें वायुमंडल में जो है दैनिक परिवर्तन सबसे अधिक होता है मौसम में? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, या समताप मंडल में? तो वायुमंडल में अगर दैनिक मौसम परिवर्तन की बात करें कि सर्वाधिक किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, मध्य मंडल, आयन मंडल, या संताप मंडल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है इसमें जो है दैनिक परिवर्तन अत्यधिक शीघ्रता के साथ होता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस और अल्पस ये हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये जो रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, या अल्पस है, ये हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, या ज्वालामुखी पर्वत हैं? ज्वालामुखी पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका जो निर्माण हुआ है, जिनका विकास ज्वालामुखी के कारण हुआ है, उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो पूछा गया कि रॉकीज, एंडीज, एटलस और अल्पस या हिमालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सारे वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस ये सभी पर्वत जो हैं ये वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई देती है। भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या उपरोक्त में से सभी? प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य है कि कार्य तो केवल मान लीजिए एक व्यक्ति का है परंतु उस कार्य को 10 व्यक्ति कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत अधिक है, रोजगार नहीं है, इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का कार्य यदि 10 व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्ति या इससे कम व्यक्ति भी करें तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत माना जाता है। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः सबसे अधिक जो है ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? या आपसे प्रश्न पूछे सीधे सीधे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, परंपरागत अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इसमें पूंजीवाद के भी लक्षण दिखाई देते हैं, समाजवाद के भी लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यदि आपसे कोई पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है।
अगला और 14 नंबर प्रश्न है मित्रों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसका लक्ष्य क्या होता है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या उपरोक्त सभी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। ये सभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बच्चों के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए शिक्षा का जो अधिकार है इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। जो 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 88वें द्वारा या 91वें द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इन सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल कानून की अगर बात करें तो इससे संबंधित जो प्रावधान हैं ये सभी प्रावधान 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 10वीं अनुसूची में। दल बदल संबंधित जो कानून है ये कानून 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है, या किस आयु वर्ग तक वे अपना पद धारण कर सकते हैं। 58 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक या 65 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक जो है ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये अपना पद धारण कर सकते हैं अधिकतम 62 वर्ष तक। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। मूल कर्तव्य की अगर बात करें सन 1976 ईस्वी में जोड़े गए। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में हालात इतने गंभीर थे कि जो भारत के नागरिक थे उन सभी ने जो सरकारी संपत्ति थी उसका बहुत अधिक मात्रा में दहन किया। उसके बाद जो है एक समिति बनाई गई जिसके सुझाव पर संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया। तो प्रश्न पूछा गया कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। जर्मनी से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य की जो प्रेरणा है ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। पूर्व सोवियत संघ या रूस इस समय भारत का और पहले भी भारत का सबसे अच्छा दोस्त था और वर्तमान में भी भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। वर्तमान में इसने S-400 मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल भारत को दी है जो कि नवीनतम टेक्नोलॉजी की है। और अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो इसी के संविधान से ग्रहण किया गया था। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का है। प्रश्न पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या नरेंद्र मोदी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। महात्मा गांधी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, मोतीलाल नेहरू की या फणीश्वर नाथ रेणु की। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कल मैं इसका उत्तर भी आपको बता दूंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।